80% क्राइम दिल्ली एनसीआर में इलीगल इमिग्रेंट्स करते हैं। मैं मोस्टली बांग्लादेश से आते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी का ऑफिशियल व्यू है। पर इस पे हो क्या रहा है? क्या हम इसको रोक रहे हैं? रोकने के लिए क्या कदम ले रहे हैं? बहुत कुछ कहते हैं किया है, पर क्या असल में किया है? ये सब आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज हुई है, एक डिसाइसिव चीज हुई है। अमित शाह खुद फ्रंट फुट पे आके इस इशू को एड्रेस कर रहे हैं, और इसके लिए जो जो करना जरूरी है, दो बड़े स्टेप्स उसके अंदर के आपको बताने जा रहा हूं। मेरा मानना है ये स्टेप बहुत पहले होने चाहिए थे, शायद 1947 में, इतने पहले की बात कर रहा हूं। शायद 1971 बांग्लादेश क्रिएशन के समय, शायद 1991 जब इंडिया के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए और इंडिया एक डेवलपमेंट की जिसे बोलते हैं एक्सेलरेशन पे चल गया, तो जो सारे आसपास के गरीब देश थे, फ्लॉप इकोनॉमी वाले देश थे, जो देश जिनका एग्जिस्टेंस का रीजन सिर्फ ये था कि भारत में नहीं रहना, ब्लंटली बोले तो हिंदुओं के साथ नहीं रहना, उन देशों की इकोनॉमी डूबनी शुरू हो गई, तो वो सारे भारत में आने की कोशिश करते ही करते। तो 90s में शायद ये आना चाहिए था, पर ये आ रहा है 2025 में। अब इलीगल इमिग्रेशन पे अलग अलग तरह के आंकड़े हैं। कुछ लोग कहते हैं 1 करोड़ हैं, कुछ 2 करोड़, कुछ 20 करोड़। जितने भी हों, एक भी है तो बहुत ज़्यादा है, ये मेरा मानना है। और अब तो ग्लोबल भी, ट्रंप की सेकेंड टर्म में देखिए बॉर्डर क्रॉसिंग कितनी लो हो गई है। बॉर्डर क्रॉसिंग इंसिडेंट कितने पकड़े गए, कितने रोके गए, ये वहाँ पे डाटास के अंदर आ रहा है, वो आप देख लीजिए। पर 2 स्टेप्स की बात करने जा रहा हूँ, अमित शाह की स्ट्रैटेजी की बात करने जा रहा हूँ। अमित शाह कहते हैं क्रोनोलॉजी समझिए। तो पहला स्टेप तो ये हुआ कि लॉ और ग्राउंड और लॉ कौन सा पहले आया। मतलब कानून बनाने से कुछ नहीं होता अगर जमीन पे ना हो। जमीन पे आप कुछ नहीं कर सकते डेमोक्रेसी में अगर कानून ना हो। चिकन और एग वाली प्रॉब्लम, पहले कौन आया? तो पहले तो आप जानिए कि 4 लॉज को उठा के चेंज कर दिया, रिपील कर दिया। पर उनमें से पहला लॉ, पासपोर्ट एंट्री एक्ट इनटू इंडिया 1920, पॉज कीजिएगा, वापस आऊंगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, फॉरेनर्स एक्ट 1946, इमिग्रेशन कैरियर्स एक्ट 2000। ये जो 3 लॉ है इसमें से, पासपोर्ट एंट्री एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर, सारे 1947 से पहले। 1947 से पहले ब्रिटिश इंडिया थे, प्रोविंसेस ऑफ इंडिया थे। तो भाई उनके लिए तो बांग्लादेश भी, लाहौर भी, सारा प्रोविंसेस ऑफ इंडिया के अंदर आ रहा है। तो वो क्या तरह का लॉ होगा, वो क्यों रोकना चाहेंगे कोई आए ना आए? प्लस ब्रिटिश एम्पायर तो ग्लोबल एम्पायर था, उनको क्या फर्क पड़ रहा था कि भारत क्या है और पाकिस्तान क्या है, बांग्लादेश क्या है? उस समय तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो वो जो कानून होगा उसके अंदर तो यहाँ से एरियाज में तो आना जाना बहुत आसान था। 1947 के बाद ये लॉ क्यों रहा? ऑब्वियसली इस लॉ में अमेंडमेंट आया, जो प्रोविंसेस ऑफ इंडिया है उसकी डेफिनेशन चेंज हुई, इंडिया आया, कई अमेंडमेंट्स आए। पर इस लॉ की जड़ और बेस क्या थी? एक लॉ के पीछे आपका विजन होता है, माइंडसेट होता है। माइंडसेट क्या था? ये लॉ पूरा ही उठा के क्यों नहीं फेंका गया? अमेंडमेंट क्यों करी? रफू क्यों किया? पैचिंग क्यों करी? और रफू करने में, पैचिंग करने में कई दरारें रह जाती हैं और इलीगल इमिग्रेंट्स उन दरारों के अंदर से घुस जाते हैं। उनको वो लेवल की पेनल्टीज नहीं होती, वो पनिशमेंट्स नहीं होती, वो एक्शन नहीं होता। तो ये सोचने की बात है अभी तक क्यों नहीं हुआ, इस पर अब थोड़ी देर बाद आते हैं, क्योंकि अब जो हो रहा है वो बताने जा रहा हूँ। हो रहा है पहले ग्राउंड पे एक मीटिंग होती है, टॉप लेवल मीटिंग होती है दिल्ली की चीफ मिनिस्टर एंड भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह की। ऑन ग्राउंड मीटिंग पे जो सारी दिल्ली पुलिस के अफसर्स हैं और अदर कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, उनको बोला जाता है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए उस नेटवर्क के अगेंस्ट जो बांग्लादेशी रोहिंग्यास को भारत में एंटर करता है। नेटवर्क के अगेंस्ट, क्योंकि एक बड़ा फाइनेंशियल पॉलिटिकल नेटवर्क है, ऐसे ही नहीं आ रहे। नेटवर्क वर्ड, इकोसिस्टम वर्ड, लॉबी वर्ड, सिस्टम वर्ड, ये सारे वर्ड्स भारत के लिए बहुत
खतरनाक बने हैं क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे नेटवर्क्स बनाए हैं कि सरकार किसी की भी आए, सिस्टम हमारा रहता है। अब वो सिस्टम उखाड़ा जा रहा है। दिल्ली में एफर्ट चल रहा है कि पहला स्टेप ऑन ग्राउंड, मैं लॉ पे बाद में आऊँगा, पहले ऑन ग्राउंड में हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है, रिग्रेस चेकिंग हो रही है, इलीगल इमिग्रेंट जो मिल रहा है उसको वहीं के वहीं पकड़ो। क्यों? क्योंकि आपको अमित शाह के शब्द सुनने चाहिए जब वो वीडियो पे कह रहे हैं कि ये कितनी बड़ी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, भारत धर्मशाला नहीं है। मानने वाले देश धर्मशाला नहीं है। जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी है। अमित शाह के तो शब्द सुन लिए आपने, पर आप एक बात सोचिए, जो मैंने कहा 80% क्राइम, 60%, 50%, जो भी आंकड़ा है, और ये दिल्ली एनसीआर की हम बात कर रहे हैं, बाकी प्रदेशों में भी आपको पता है क्या हो रहा है। तो किस तरह के क्राइम होते हैं? चेन स्नैचिंग, महिला चल रही होती है, कोई चेन स्नैच कर लेता है, चाकू मार देता है, महिलाओं के अगेंस्ट जो सारी तरह के दुष्कर्म होते हैं, या फिर इकोनॉमिक क्राइम्स। मैं इकोनॉमिक क्राइम्स में चोरी नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूं कि जो व्यक्ति बिना डॉक्यूमेंटेशन के आता है वो सबसे पहले सबसे लोएस्ट पेड जॉब लेता है। वो जॉब लेता है लेबरर की, दिहाड़ी लेबरर की, क्योंकि भारत में लेबर बनना भी पाकिस्तान बांग्लादेश में मिडिल क्लास से ऊपर है, क्योंकि भारत के अंदर वेलफेयर सिस्टम है। भारत के पास इतना पैसा है कि अपने नागरिकों के लिए एजुकेशन, फूड, हेल्थ, जो वेलफेयर नेट प्रोवाइड करता है, वो पाकिस्तान बांग्लादेश में बहुत लोगों के पास नहीं है, पैसा होने के बावजूद। तो सबसे पहले ये जॉब लेते हैं लोएस्ट कैटेगरी की, मिडिल क्लास की नहीं, वो तो सेकंड पीढ़ी लेती है। और ये लोएस्ट कैटेगरी की आप जब जॉब्स छीन रहे हैं तो उससे समाज में प्रेशर और उन पे बढ़ता है जो सबसे वनरेबल सेक्शंस हैं। मैं इसको भी इकोनॉमिक क्राइम मानता हूं कि आप गरीबों के रिसोर्सेज ले रहे हैं इलीगल इमिग्रेशन को, क्योंकि ये नेटवर्क इसको अलाउ कर रहा है। अब आ जाता हूं बिल पे। बिल के अंदर जैसे मैंने बोला 4 एक्ट्स उठा के बाहर किए, 1947 के पुराने एक्ट्स। इसके अंदर अब कुछ चीज़ें आ रही हैं। पहला, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, मेन पॉइंट्स जानिए कि आपको अब भारत आने के लिए वैलिड पासपोर्ट चाहिए होगा, वैलिड पासपोर्ट के साथ आपको वैलिड वीज़ा चाहिए होगा। इमिग्रेशन ऑफिसर ये सारे डॉक्यूमेंट देख सकता है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एक इस्टेब्लिश किया जाएगा इस तरह का जो सब कुछ देख पाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट कमिश्नर को इस ब्यूरो के अपॉइंट करेगी। बड़ी बेसिक चीज़ें हैं पर लीगली लिखनी पड़ती हैं। अब इसके बाद आते हैं दांत, बिना भय ना हुई प्रीत। तो ये बात तो याद रखिएगा। तो भय क्या आ रहा है? भय ये आ रहा है कि 2 चीज़ों से। पहला, जैसे ही फॉरेनर आता है जिसको 180 दिन से ऊपर रहना है भारत में, उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। दूसरा भय आया है जहाँ पे आप रुकते हैं, कैरियर्स के ऊपर, कि अगर आप एयरलाइन है, शिप है, कंपनी है, आपको सारा मैनिफेस्ट देना पड़ेगा, पैसेंजर लोगो देना पड़ेगा अथॉरिटीज़ को। होटल वालों के ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं कि आपको पूरी डिटेल्स देनी पड़ेंगी फॉरेनर्स के स्टे की। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है कि भैया आपको सारी डिटेल देनी पड़ेगी। मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के ऊपर है, तो जो जगह पे एक इलीगल इमिग्रेंट जाता है, स्कूल, मेडिकल, कहीं स्टे करने के लिए, वो सारी जगहों को रिपोर्टिंग करनी है, उनके लिए कंपल्सरी है। और जिस तरह से आप आ सकते हैं, कैरियर्स है ना, प्लेन, शिप, उनकी डेफिनेशन को बहुत वाइड कर दिया गया है कि हर तरह के कैरियर को डाल दिया जाए। अब आइए पेनल्टीज़ के ऊपर। पेनल्टीज़ क्या लगाई गई हैं? 5 लाख तक का फाइन, 5 साल तक की जेल, और कई ऑफेंसेस में 7 साल तक की जेल अगर आप इलीगली इंडिया आते हैं या उस नेटवर्क का आप हिस्सा बनते हैं। तो जेल की सज़ा और मोटी पेनल्टी की सज़ा। उसके बाद कौन इंप्लीमेंट करेगा ऑन ग्राउंड? ये अमित शाह बहुत बढ़िया समझते हैं। होता क्या था, अगर आप बहुत सीनियर ऑफिसर को पावर दें तो सीनियर ऑफिसर्स कम होते हैं, वो कितनी जगह अरेस्ट कर सकते हैं, और अगर अरेस्ट सीनियर ऑफिसर ना करे जो लॉ के अंदर लिखा हुआ है, तो कोर्ट से आपको बेल्स मिल जाती हैं। बेल मिल के फिर आप इतनी बड़ी आबादी में कहीं छुप जाते हैं। अब छुपना तो मुश्किल है ही है, क्योंकि स्कूल को भी, मेडिकल को भी, सबको बताना पड़ेगा कोई इलीगल आया है, तो छुपना तो मुश्किल है। ये अमित शाह की
जो अमेंडमेंट्स हैं लॉ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट आई हैं, पर पावर ऑफ अरेस्ट उठा के दे दी है नॉट बिलो द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल। तो एक आम सिपाही अब ऐसे लोगों को अरेस्ट कर पाएगा। ऑफ कोर्स जो लोग भारत में सही कामों के लिए आ रहे हैं, हमें चाहिए कि मेडिकल टूरिज्म बढ़े, हमें चाहिए कि वेकेशन टूरिज्म बढ़े, हमें चाहिए बिजनेस करने आए, तो वो जो अलाउड पर्पसेस हैं उसको बहुत साफ साफ कर दिया। अब टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, बिजनेस के लिए आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहे हैं, स्टूडेंट बन के आ रहे हैं, मेडिकल रिसर्च के लिए आ रहे हैं, जर्नलिस्ट के लिए आ रहे हैं, रेफ्यूजी असाइलम लेने आ रहे हैं। असाइलम का तो पता ही है आपको, पूरा जो वो सारा ही बहस चला है CAA के अंदर, उसके लिए आ रहे हैं। या फिर आप जो एप्लीकेशन आएगी अब उसके अंदर हाई रिस्क लोगों की एडिशनल सिक्योरिटी क्लियरेंस है। हाई रिस्क कौन होंगे, वो कैटेगरी तो ऑब्वियसली बाद में साथ ही साथ आ भी जाएगी कि ये हाई रिस्क लोग हैं, इनके साथ क्या किया जाए। और वो कई हाई रिस्क रीजन्स भी हैं, तो आप सोच ही सकते हैं। और 180 दिन से ऊपर जो रहना चाहता है उसको तो आते ही 14 दिन के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाना है। तो मैंने आपसे बात शुरू की थी कि आप देखिए पुराने लॉज हटाना कितना ज़रूरी हो जाता है, और आज भी रेजिस्टेंस है इन लॉज के अंदर। तभी अमित शाह को फ्रंट फुट पे आके साफ साफ बोलना पड़ा कि भारत धर्मशाला नहीं। और मैं तो पहले से ही कहता हूँ, अगर देश का बॉर्डर नहीं तो वो देश ही नहीं, वो देश ही नहीं है। पर ये वर्स्ट ऑफ टू थिंग्स है कि भैया बॉर्डर नहीं तो आप देश नहीं, पर सेपरेट देश जो वो हैं, भारत को कोई नहीं जाता पाकिस्तान रहने के लिए, नंबर्स नहीं मिलते। बांग्लादेश जाने के लिए नंबर्स नहीं मिलते, अफ़गानिस्तान जाने के लिए नंबर्स नहीं मिलते। वहाँ पे तो भारतीय संस्कृति ही ख़त्म हो गई। 7 लाख कहते हैं वहाँ पे थे 1970s में, अब 100, 50, 10, 5 इतने बचे हैं। बांग्लादेश में क्या नंबर्स हुए हैं हिंदुओं के, सिखों के, पाकिस्तान में किस तरह नंबरों में गिरावट आई है आपको पता है, और कोई जाता नहीं है वहाँ पे। पर इंडिया की कभी प्रॉस्पेरिटी हो नहीं पाएगी, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी का एक एंगल होता है पर कैपिटा। तो इंडिया की कभी प्रॉस्पेरिटी हो नहीं पाएगी अगर आपकी इकनॉमी बढ़े 10 रुपये पर उसके अंदर लोग बढ़ें 10, तो 1 रुपया ही सबका बढ़ा। और जो हम कहते हैं कि आपकी कंट्री की GDP से ऊपर है पर कैपिटा, अनलिमिटेड लोग नए आएंगे, आप GDP 5 ट्रिलियन कर लीजिए, आप 10 ट्रिलियन कर लीजिए, पर कैपिटा आपका $2000-3000 ही रहेगा। अगर मटके के अंदर जितना मर्जी पानी भरिए, अगर नीचे ज़रा सा भी छेद है, और यहाँ तो इतना बड़ा छेद है कि फ्लड ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहा है। तो मेरा मानना है ये दोनों स्टेप दिल्ली के अंदर, क्योंकि सब रो पिट के दिल्ली NCR बहुत भारी मात्रा में पहुँचते हैं, अर्बन सेंटर्स में बहुत भारी मात्रा में पहुँचते हैं। तो दिल्ली के अंदर जो CM से मीटिंग हुई, दिल्ली के अंदर ही होम मिनिस्ट्री है, दिल्ली के अंदर ही पुलिस सीधा होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो ऑन ग्राउंड दिल्ली के अंदर जो एक मॉडल बन रहा है, और उसको मॉडल को ऑन ग्राउंड लॉ ला के शक्ति दी जा रही है, दोनों के कॉम्बिनेशन से होपफुली अगले 2-3 साल में डेफिनेटली बिफोर 29 हम इस इलीगल इमिग्रेशन को एब्सोल्युटली रोक पाएंगे, और जो यहाँ फंसे हुए हैं उनको आइडेंटिफाई पकड़ के भारत से बाहर भेज पाएंगे। भारत माता की